बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट बिहेवियरल साइकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो कोर्स डिस्क्रिप्शन है वो मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। उस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बिहेवियरल साइकोलॉजी के बारे में भी कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई थी, कुछ चीज़ें जो है वो समझाई हुई थी। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इस सब्जेक्ट का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल साइकोलॉजी है। तो स्टूडेंट्स, जब हम बिहेवियरल साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे आते हैं तो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि स्टडी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन आवर माइंड एंड आवर बिहेवियर। यानी हमारा जो बिहेवियर है और जो मेंटल प्रोसेसेस है, मेंटल प्रोसेसेस हमारा माइंड उसके और हमारे बिहेवियर के दरमियान जो कनेक्शन होती हैं उसकी स्टडी करने को हम बिहेवियरल साइकोलॉजी कहते हैं। जो रिसर्चर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, जो बिहेवियरल साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे थे, उनकी कोशिश ये थी कि वो चाहते थे कि हम बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करें, कि हम जो भी हम बिहेव करते हैं, जो हम बिहेवियर शो करते हैं एज ए ह्यूमन, जो हमारी बिहेवियर होती है, तो वो बिहेवियर हम जिस तरीके से शो करते हैं, जिस तरीके से हमारे बिहेवियर होते हैं, वो किस तरह इस तरह बनते हैं। यानी क्या ऐसे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से हमारे बिहेवियर, जिस तरह हम बिहेव करते हैं तो उस तरह हम बिहेव करते हैं, इसके पीछे के रीज़न्स जो है वो क्या है, ये चीज़ें वो फाइंड आउट करना चाहते थे। इन चीज़ों के बारे में सोचते सोचते कि जिस तरह हम बिहेव करते हैं तो इसके बिहेव करने का हमारा जो वे ऑफ बिहेवियर है, ये वे ऑफ बिहेवियर क्या है। तो वे ऑफ बिहेवियर को ढूंढते ढूंढते उन्होंने ये जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है इसको लेके वो लोग जो है वो इसको सामने ले आए। तो उनको ये इसके पीछे यानी उनका मकसद ये था, बिहेवियरल साइकोलॉजी के लिए जो वो स्टडी कर रहे थे, वो ये चीज़ें स्टडी कर रहे थे कि बिहेवियर किस तरीके से बनती है। उनका मकसद इसके पीछे, उनकी एक उम्मीद, उनकी एक मकसद ये थी कि अगर हम बिहेवियरल साइकोलॉजी जो है वो इसको सामने लेके आए, इसकी एक जो है हम एक अलग बिहेवियरल साइकोलॉजी के एक स्कूल ऑफ थॉट्स बनाए, तो फिर हम इस बिहेवियरल साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए ह्यूमन के जो बिहेवियर्स होते हैं उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी बिहेवियर पैदा होने से पहले हम उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनकी प्रेडिक्शन, उनकी पेशगोई हम कर सकते हैं कि अगर एक सर्टेन सिचुएशन होता है तो उस सर्टेन सिचुएशन के अंदर ये स्पेसिफिक बिहेवियर ह्यूमन की हो सकती हैं। और अगर हम प्रेडिक्ट कर ले कि एक सर्टेन सिचुएशन के अंदर एक सर्टेन काम करने की वजह से एक ख़ास बिहेवियर बनती हैं, तो फिर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। यही उनकी एक जो है वो होप थी, उम्मीद थी इस बिहेवियरल साइकोलॉजी के पीछे लगने की। उनका ये एक उम्मीद उनको थी कि हम बेटर हैबिट्स एज ए इंडिविजुअल हम बेटर हैबिट्स बिल्ड अप कर सकें, और हमारा जो स्पेस है कम्युनिटी के अंदर, हर एक इंसान का एक स्पेस होता है उस कम्युनिटी के अंदर, तो उस लिविंग स्पेस जो है उसको बेटर बना सके, बेटर तरीके से उसको डेवलप कर सकें। तो ये उनकी एक होप थी, हम कह सकते हैं, उनकी एक उम्मीद थी कि जिसकी वजह से वो ये बिहेवियरल साइकोलॉजी जो है उसको वो स्टडी कर रहे थे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो देख लें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है आप लोगों के इस यूनिट के। तो इस यूनिट के अंदर हम साइकोलॉजी लफ्ज़ जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे, साइकोलॉजी के जो गोल्स है वो डिस्क्राइब करेंगे, हिस्टोरिकल रूट्स जो है मॉडर्न साइकोलॉजी के वो हम पढ़ेंगे, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो है उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, बिहेवियरल साइकोलॉजी को हम डिफ़ाइन करेंगे, और इसके अलावा आउटलाइन द मेजर पर्सपेक्टिव्स विच डेवलप इनटू मॉडर्न साइकोलॉजी। वो मेजर पर्सपेक्टिव्स हम आउटलाइन करेंगे जिनकी वजह से मॉडर्न साइकोलॉजी डेवलप हुई हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें ये जो फर्स्ट 4 ऑब्जेक्टिव्स है ये हम कवर करेंगे। बाकी के जो बिहेवियरल साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करना और जो मॉडर्न साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स को आउटलाइन करना, ये हम पार्ट 2 जो कि इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे।
तो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी जहाँ तक आप लोगों को पता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में पढ़ ली है, वहाँ पे भी इसकी डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ी थी कि साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। तो जो हमने डिफिनीशन उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाई थी कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड और मेंटल प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह है कि वो भी एक डिफ़िनीशन है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तो वहाँ पे भी ये डिफ़िनीशन लिखी गई थी, और अक्सर साइकोलॉजी के लिए हम ये डिफ़िनीशन यूज़ करते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड और मेंटल प्रोसेसेस। तो ये इतना ज़्यादा जो है वो इसका मॉडर्न डिफ़िनीशन नहीं है। इसकी जो मॉडर्न डिफ़िनीशन है साइकोलॉजी की, जो कि असल में इसकी डिफ़िनीशन है जिस पे सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी इत्तेफाक हुई है, तो वो ये है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। कि इसमें बिहेवियर भी और साथ में मेंटल प्रोसेसेस दोनों जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। किसी एक को भी हम हटा देते हैं तो फिर इसकी सही तरीके से मीनिंग नहीं बनती है। इसीलिए आज से आप लोग यही डिफिनीशन याद करें कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। किन की? तो ह्यूमन की और एनिमल की। ह्यूमंस की और एनिमल्स की जो मेंटल प्रोसेसेस होती हैं और उनका जो बिहेवियर होता है ह्यूमन का, ख़ास तौर पर इवन एनिमल्स का भी, एनिमल्स भी इसमें इंक्लूड है। तो उनके बिहेवियर और उनके मेंटल प्रोसेसेस की जो साइंटिफिक स्टडी है वो साइकोलॉजी कहलाती है। Behavior is overt, manifest, obvious, and easy to study. The mental processes that help carry out these behaviors are covered, underlying, hidden, and not easy to study. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझने के लिए लफ्ज़ जो है वो overt और covert, तो आप लोगों को पता है ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, ओवर्ट जो है वो ओवर्ट ऑब्जर्वेशंस, कवर्ट ऑब्जर्वेशंस, ये सारी चीज़ें जो है हमने पहले डिस्कस की हुई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ। ओवर्ट का मतलब होता है, ओवर्ट जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है कि सारी वो चीज़ें जो कि अपीयर हो, जो कि हम जिनको जो है अपीयर हो, जो कि ऑब्वियस हो। ऑब्वियस मीन्स के जो वाज़ेह हो, इन फुल व्यू जो होते हैं उनको हम ओवर्ट कहते हैं। और कोवर्ट मीन्स के जो हिडन हो, जो प्राइवेट हो, जो फुल व्यू में नहीं हो ओवर्ट चीज़ों की तरह, उनको हम कहते हैं कोवर्ट। तो यहाँ पे बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की बात हो रही है और कहा जा रहा है, आप लोगों को समझाया जा रहा है कि बिहेवियर जो है वो ओवर्ट होता है। ओवर्ट मीन्स कि वो वाज़ेह होता है। कोई बंदा, कोई इंसान, कोई एनिमल अगर बिहेवियर शो करता है तो फिर हमें वो नज़र आती है, वो वाज़ेह होती हैं, हम उसको समझ पाते हैं। ऑब्वियस होती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं, एंड इजी टू स्टडी, और स्टडी करने के लिए भी इजी होती हैं। और जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से ये बिहेवियर बनते हैं, तो वो मेंटल प्रोसेसेस जिनकी वजह से ये बिहेवियर बनते हैं, तो वो मेंटल प्रोसेसेस खुद कवर्ड होते हैं। वो कवर्ड मीन्स के प्राइवेट होते हैं, हिडन होते हैं, जो कि हमें वाज़ेह नहीं होती, जिनको हम इजी तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। वो अंडरलाइंग होती हैं, वो हिडन होती हैं और नॉट इजी टू स्टडी, और इतना आसान नहीं होता उनको स्टडी करना। Besides behavior, what causes these behaviors to occur and mental processes involved in it is an important area of interest for a psychologist. Behavior के beside यानी behavior के साथ साथ वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से वजूहात हैं जिनकी वजह से बिहेवियर बनते हैं, और जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जो इन बिहेवियर्स को बनने में इंक्लूड है, उनकी वजह से ये बिहेवियर बनते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। दोनों को अगर हम इन्वॉल्व करें तो फिर साइकोलॉजी जो है वो उसकी डिफिनीशन पूरी होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के गोल्स क्या है, क्या मकसद है साइकोलॉजी का? तो टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। जो बिहेवियर होता है और मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, तो उनके नेचर और उनके मैकेनिज्म को समझना। साइकोलॉजी का एक गोल ये है कि साइकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है कि जिसके थ्रू हम नेचर और मैकेनिज्म जो है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के, उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं।
दूसरा गोल क्या है? टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के दरमियान जो रिलेशनशिप होती हैं उसको अंडरस्टैंड करना, उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि जिसके थ्रू बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के आपस में जो रिलेशनशिप है कि कौन कौन से मेंटल प्रोसेसेस के साथ कौन कौन से बिहेवियर जो है वो बनते हैं, इन सब के रिलेशनशिप को हम जान सके। तो ये एक दूसरा जो है वो मकसद है साइकोलॉजी का। इसके अलावा थर्ड गोल क्या है? टू अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग टू रियल लाइफ सिचुएशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग प्रेडिक्ट फॉर द फ्यूचर। ये जो जितने भी अंडरस्टैंडिंग हमने बना लिए, इन अंडरस्टैंडिंग को रियल लाइफ सिचुएशन में इनको अप्लाई करना और फिर इन्हीं अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करना। यानी कोई प्रेडिक्शन इस तरह कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि एक किसी घर में अगर खुदा न खास्ता फौतगी हो जाती हैं तो उस घर के अफराद जो है, उसके जो लाउड वंस हैं, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, उनको एंजाइटी होती है और उस कंडीशन के अंदर एंजाइटी को कोप नहीं कर पाते, वो इस वजह से वो गुस्सा हो सकते हैं, रोते हैं, रूड बिहेवियर शो करते हैं। अगर हमने ये अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में डेवलप कर ली तो फिर हर एक दफ़ा अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई, किसी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो फिर हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि अब इस फैमिली के जो लोग हैं, जो अफराद हैं, उन पर ये सिचुएशन होगी कि वो गुस्सा कर सकते हैं, वो रो सकते हैं, वो जो है रूड बिहेवियर शो कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करेंगे जिनके थ्रू हम उस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल कर सके, हम अपना जो है वो किरदार उसमें अदा कर सके और किसी ना किसी तरीके से उनकी थोड़ी बहुत जो है हम हेल्प कर सके, उनको तसल्ली दे सके, उनको हम समझा सके। तो इस तरह हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करते हैं इन्हीं अंडरस्टैंडिंग्स को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करके। और इसकी फोर्थ वन गोल क्या है? टू एम्प्लॉय द साइंटिफिक अप्रोच फॉर डेवलपिंग दिस अंडरस्टैंडिंग। साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई करना कि साइंटिफिक तरीके से इन अंडरस्टैंडिंग जो है इनको हम समझ सके, साइंस की जो नॉलेज है उसको हम इन पे अप्लाई कर सके। तो ये फोर्थ वन गोल है। तो ये गोल्स आपने याद रखनी है। दोबारा यहाँ पे ये जो 5 गोल्स है ये दी गई है साइकोलॉजी के गोल्स क्या है? ऑब्ज़र्व करना। फर्स्ट गोल ये है कि हम सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, वाच करते हैं और इंटरव्यू करते हैं। इवन इंटरव्यू भी कर सकते हैं पर्सनल किसी भी पर्सन के बिहेवियर से रिलेटेड कि आपका ये बिहेवियर क्या हुआ है, आपके साथ कोई वाक़या हुआ है कि आपका ये बिहेवियर क्यों है। इस तरह इंटरव्यू अगर हम करें, हम उसको ऑब्ज़र्व करें, एग्ज़ामिनेशन करें, तो इसके थ्रू हम जो है वो पता लगा सकते हैं। ये एक साइकोलॉजी का एक गोल है कि इसमें हम सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करते हैं। सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करने के बाद हम डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब मीन्स के रिकॉर्ड स्पेसिफिक बिहेवियर अंडर सर्टेन सिचुएशन। हम अपने जहन में ये बात रिकॉर्ड करते हैं कि अगर कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो कि सर्टेन सिचुएशंस के साथ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस जिनमें कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स जो है वो हमेशा से होती आई हैं तो आगे जाके भी हो सकती हैं। एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड गोल है एक्सप्लेनेशन, यानी गिव रीजंस फॉर बिहेवियर इन टर्म ऑफ फीलिंग ऑफ एंजाइटी या डिस्ट्रैक्शन। किसी इंसान को एंजाइटी है या वो डिस्ट्रैक्ट है तो उसकी फीलिंग उस टाइम जो है उसको डिस्ट्रैक्शन फ़ील हो रही है, उसको एंजाइटी फ़ील हो रही है, तो वो एक रीज़न है उसके उस ख़ास किस्म के बिहेवियर के लिए। तो इसको एक्सप्लेन करना ये भी एक साइकोलॉजी का गोल है। प्रेडिक्ट करना, डिटरमिन हाउ ए पर्सन विल बिहेव अंडर ए सर्टेन सिचुएशन। पेशगोई करना, पहले से ये प्रेडिक्शन करना कि एक सर्टेन सिचुएशन में एक पर्सन की इस तरह की बिहेवियर हो सकती हैं। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये भी एक गोल है साइकोलॉजी का। कंट्रोल करना, change the behavior or mental process by teaching patient new ways of keeping their anxiety under control। यानी behavior और mental processes में changes लाना कि पेशेंट को टीच करके न्यू तरीके उसको बता के कि जिसके थ्रू जिन कॉपिंग मैकेनिज़म्स के थ्रू वो अपने एंजाइटी को अपने कंट्रोल में रख सके। तो ये जितने भी 5 चीज़ें हैं ये साइकोलॉजी के गोल्स है। टू ऑब्ज़र्व, टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, टू प्रेडिक्ट, टू कंट्रोल।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। यानी ये जो मॉडर्न साइकोलॉजी बनी है, जो अभी जो साइकोलॉजी चल रही है, तो इसके हिस्टोरिकल रूट्स क्या है, पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, क्या कहा जाता था, साइकोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से जो है वो तसव्वुर रखे जाते थे। तो सबसे पहला है स्टडी ऑफ सोल। सबसे पहले ज़माने में साइकोलॉजी पे जब लोगों की इंटरेस्ट बढ़ी तो उस टाइम शुरू में साइकोलॉजी को कहा जाता था स्टडी ऑफ सोल। सोल मीन्स रूह की स्टडी। माना जाता था कि लोग जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनमें अच्छे रूहें होते हैं, तो वो उनका बिहेवियर भी अच्छा होता है, यानी वो अच्छे लोग होते हैं। जिन लोगों के रूह बुरे होते हैं तो वो लोग जो है वो बुरे होते हैं, वो लोगों के साथ बुरे तरीके से पेश आते थे। इस तरह उनका तसव्वुर था, वो इस तरह लोग मानते थे। इलिटरेट ज़माना था, वो क्या किया करते थे कि फिर जिन जिन लोगों को वो समझते थे कि वो जो है रूड, यानी वो बुरे हैं, उनके बुरे रूह है, वो बुरे लोग हैं, तो फिर वो कील जो है वो उठा के उनके खोपड़ी पे वो कील जो है वो इंसर्ट करते थे, कीलें उनके खोपड़ी में, ताकि वो बदरूह जो है वो निकल सके उनके जिस्म से। इस तरह वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ अपनाया करते थे। उसके बाद ये स्टडी ऑफ सोल से उठ के इसको कहा गया कि स्टडी ऑफ माइंड। तो स्टडी ऑफ माइंड जो है वो भी फिर ठीक नहीं थी, उस पर साइकोलॉजिस्ट का इत्तेफाक नहीं हो रहा था। ये इसलिए नहीं हो रहा था कि स्टडी ऑफ माइंड, तो माइंड को किस तरीके से स्टडी किया जा सकता है, माइंड क्या है, माइंड जो है वो कोई ठोस है, कोई माया है, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है, कोई गैस है, कि क्या चीज़ है माइंड, कि जिसको जो है हम स्टडी करें, कि जिसको हम चेक करें कि कौन से साइंटिफिक मेथड्स है जिनके थ्रू हम माइंड को जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी जो है, इस पे भी जो साइंटिस्ट थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी इत्तेफाक नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद की जो एरा आई तो उसमें कहा गया कि जो साइकोलॉजी है ये स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है। तो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की अगर बात आ जाती है तो इस पे भी साइकोलॉजिस्ट का सबका इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम कहें कि साइकोलॉजी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की स्टडी है तो इसमें फिर सिर्फ जो है ह्यूमन आके इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो एनिमल्स हैं वो इसमें अब इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि एनिमल्स का तो कॉन्शियस माइंड नहीं होता, उनका सिर्फ जो है अनकॉन्शियस माइंड होता है। ह्यूमन में अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस तीनों माइंड होती है। तो इसीलिए फिर यहाँ पे एनिमल्स जो है वो इंक्लूड नहीं हो पाते थे। और जो पहले हमने साइकोलॉजी की डिफिनीशन की थी कि साइकोलॉजी जो है वो एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों की माइंड और बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी है, माइंड और बिहेवियर दोनों की। तो फिर वो ये जो इनका कंसेप्ट था वो उस डिफिनीशन पे पूरा नहीं उतरता था। एनिमल्स यहाँ से वो जो है वो फिर एक्सक्लूड होती थी। तो इसी वजह से फिर इस पे भी साइंटिस्ट जो थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उनका इत्तेफाक नहीं हो पाया। फिर लास्ट में मॉडर्न साइकोलॉजी आई और मॉडर्न साइकोलॉजी ने कहा कि जो साइकोलॉजी है तो ये स्टडी ऑफ बिहेवियर है। तो जो स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा गया तो फिर ये काफ़ी बेहतर लगा, क्योंकि बिहेवियर एक ऑब्वियस चीज़ होती है जिसको हम स्टडी भी कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसके लिए हम सर्टेन सिचुएशन में उनको समझ सकते हैं, फिर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी जो है अब बेहतर डिफिनीशन थी साइकोलॉजी की। तो स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ सोल, तो उस ज़माने में क्या कहा जाता था? In 1590, Rudolf Gockel used the term psychology. This word is the combination of two Greek words, psyche and logos. The former means soul and the latter means discursive knowledge. अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो लव साइकोलॉजी थी तो ये फर्स्ट टाइम 1590 में रूडोल्फ गॉकेल जो थे उन्होंने यूज़ की थी। ये एक ग्रीक वर्ड की कम्बिनेशन है। जो साइकी है इसका मतलब है सोल, रूह, और जो लोगोस है तो आप लोगों को पता है कि स्टडी एंड डिस्कर्सिव नॉलेज, एक वाइड नॉलेज। डिस्कर्सिव नॉलेज मीन्स के एक ऐसी नॉलेज जो कि आर्ग्यूमेंट्स, रीजंस के थ्रू ऑब्टेन किया जा सकता है, उसको कहते हैं डिस्कर्सिव नॉलेज। तो इन लोगों का इस टाइम कहना था कि जो साइकोलॉजी है वो रूह की एक डिस्कर्सिव नॉलेज है, रूह के बारे में, सोल के बारे में। दस लिटरली साइकोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ सोल। तो लिटरली इसका क्या मतलब बना कि साइकोलॉजी जो है वो सोल की साइंस है, यानी साइंस ऑफ सोल।
एरिस्टोटल गेव ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू सोल इन ह्यूमन लाइफ। तो ये एरिस्टोटल जो थे उन्होंने भी ये जो सोल है उसको एक ह्यूमन लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस दी हुई थी। लाइफ हैज़ नो मीनिंग विदाउट सोल। उनका कहना था कि सोल के अलावा, रूह के अलावा ज़िंदगी का कोई मीनिंग ही नहीं है। बट ही कुडंट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ सोल टू द बॉडी। अब वो कहते थे कि ज़िंदगी रूह के बगैर जो है वो मुमकिन ही नहीं है, यानी मीनिंगलेस है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं एक्सप्लेन कर सका कि सोल का बॉडी के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी सोल क्या है, वो किस तरह जो है बॉडी के अंदर है, किस तरह उसके फंक्शंस है, वो क्या करता है, कि वो क्या ऐसे प्रोसेसेस करता है जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। The problems of relationship between body and soul persisted for centuries। ये जो बॉडी और सोल के दरमियान रिलेशनशिप को मालूम करने की जो प्रॉब्लम थी ये सेंचुरीज तक चलती रही। Later on the spiritual aspect were discarded altogether and substituted by a more comprehensive word mind। बाद में क्या किया गया, ये जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स थे यानी सोल का, कि साइंस ऑफ सोल जो साइकोलॉजी को कहा जाता था, ये सब कुछ डिस्कार्ड हुआ, ख़त्म किया गया और एक कुछ इससे बेहतर यानी सोल से बेहतर तरीके से समझ में आने वाली लफ्ज़ माइंड जो है वो यूज़ की गई। साइकोलॉजी वाज आल्सो डिफाइंड एज द साइंस ऑफ माइंड। फिर साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया गया कि ये साइंस ऑफ माइंड है। But psychologists were never satisfied with this definition because mind was a vague term that could not be defined in objective terms। तो कहा गया कि साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड है, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिस्ट का इस पर सेटिस्फेक्शन नहीं था सबका, क्योंकि ये जो डिफिनीशन थी स्टडी ऑफ माइंड, तो फिर ये भी ठीक नहीं थी, क्योंकि माइंड जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा वेग्यू टर्म है। वेग्यू टर्म मीन्स के ये एक गैर वाज़ेह लफ्ज़ है। माइंड क्या है, माइंड जो है उसको हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, उसकी पिक्चर हम किस तरीके से ले सकते हैं, वो कौन कौन से टेस्ट है जिनके थ्रू हम माइंड को देख सकते हैं। तो ये चीज़ें फिर इनके आंसर ही नहीं है। तो इसीलिए ये डिफिनीशन इस पे भी इत्तेफाक नहीं हो सकी। माइंड एंड मेंटल एक्सपीरियंसेस वर प्राइमरीली सब्जेक्टिव इन नेचर। जो माइंड और मेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं तो ये बुनियादी तौर पर सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में, यानी एक इंसान अगर ख़ुद नहीं बताता तो उसके मेंटल प्रोसेसेस के बारे में आपको नहीं पता होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनको पढ़ा रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप लोग कंसिडर करें कि मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को देख भी रही हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं, सामने मेरी तरफ आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेंटली आप लोग जो है वो मुझे फोकस कर रहे हैं या नहीं। जो मैं कह रही हूँ, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेंटली आप लोग जो है वो उसको सुन रहे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ मुझे देख रहे हैं और आपका जो है माइंड आपके किसी और काम में, किसी और फैमिली के किसी सिचुएशन में और किसी और जगह जो है वो फंसी हुई है। तो ये मैं नहीं पता लगा सकती, इवन कि मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मेरे सामने जो मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, इसको जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये मुझे इसके मेंटली इसके जहन में क्या चल रही है, तो वो पता नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं, प्राइमरीली सब्जेक्टिव होते हैं। Therefore, the later psychologists switched their positions and began investigation into behavior that was an objective and observable phenomenon। फिर बाद में जो साइकोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने इसी वजह से अपना जहन जो है इस सब से माइंड से निकाल दिया और वो इस चीज़ पे बिहेवियर जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन करने लगे, क्योंकि ये बिहेवियर जो है ये एक ऑब्जेक्टिव और ऑब्जर्वेबल फेनोमेना है, ये एक बेहतर चीज़ है। इस पे जो है अब डिफिनीशन पूरी तौर पे सही तरीके से उतर सकती हैं। द माइंड अप्रोच इन साइकोलॉजी वाज रिजेक्टेड बिकॉज माइंड कैन नॉट बी स्टडीड यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर। माइंड अप्रोच को रिजेक्ट किया गया क्योंकि माइंड को हम साइंटिफिक प्रोसीजर्स के थ्रू स्टडी नहीं कर सकते। बिसाइड देयर इज़ नो साइंटिफिक वे टू डिटरमिन वेदर एन एंटिटी सच एज माइंड एक्चुअली एग्जिस्ट। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा साइंटिफिक तरीका नहीं है जिसके थ्रू हम डिटरमिन कर सके कि ये माइंड जो है, माइंड एक एंटिटी है, लेकिन ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये माइंड एक्चुअली प्रेजेंट है या नहीं, ये माइंड क्या चीज़ है, ये एक्चुअली प्रेजेंट है या नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते। कोई ऐसा साइंटिफिक प्रोसीजर नहीं है जिसके थ्रू हम ये डिटरमिन कर सके। इसीलिए माइंड अप्रोच जो है वो रिजेक्ट किया गया।
स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर क्या कहा गया, फिर साइकोलॉजी को कहा गया कि ये स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो इसमें मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस जब हम कहते हैं तो इसमें जो बिहेवियर होता है वो फिर बिहेवियर इसमें नहीं आता, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो उसे कहा जाता है कि इंसान के मेंटल जो प्रोसेसेस होती हैं, कॉन्शियसली जो वो थिंकिंग करता है, तो इस कॉन्शियसनेस पे वो चीज़ें जो है वो उतरती है। फिर इसमें बिहेवियर और इसमें जो एनिमल्स है वो फिर एक्सक्लूड हो जाते हैं। Psychology has also been defined as the science of consciousness. Structuralism, an important early school of thought in psychology, considered psychology as the study of conscious experience. ये जो consciousness कहा गया ये भी फिर ठीक नहीं हुआ, क्योंकि animals फिर इसमें नहीं इंक्लूड होते हैं। और जो structuralism है ये एक important early school of thought है, psychology का early school of thought जो कि शुरू में जो है वो चला हुआ करता था, वो स्ट्रक्चरलिज्म है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? कंसीडर साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ये साइकोलॉजी के लिए कहती है कि साइकोलॉजी जो है वो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की स्टडी है। तो स्टूडेंट्स, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की स्टडी अगर हम साइकोलॉजी को कहें तो फिर ये ठीक नहीं होता। किस तरह ठीक नहीं होता? इन द वर्ड ऑफ Wilhelm Wundt, psychology has to investigate that which we call internal processes or experiences. अब देखिए कि ये जो स्ट्रक्चरलिज्म थी तो इसमें विल्हेल्म वंट जो थे, विल्हेल्म वंट का कहना था कि साइकोलॉजी एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है कि जिसमें हम इंटरनल प्रोसेस और एक्सपीरियंस जो है उनको स्टडी करते हैं। यानी साइकोलॉजी एक इंटरनल एक्सपीरियंसेस और इंटरनल प्रोसेसेस का नाम है, इनका ये कहना था। यानी our own sensation and feeling, our thoughts and wishes in contradistinction to the subject of external experience. इनका कहना था कि हमारे खुद के जो सेंसेशन होते हैं, हमारे खुद के जो फीलिंग्स होते हैं और हमारे खुद के जो थॉट्स होते हैं, हमारे बिल्कुल जो है वो एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस से हट के हमारे खुद के जो सोच होते हैं वो जो है फिर साइकोलॉजी उनको कहा जाता था। इनका कहना था, ये लोग कहते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी थी, तो बिहेवियरिज्म की थ्योरी ऐसी है ना कि उसमें कहा जाता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है तो उसके थ्रू, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के थ्रू आपके बिहेवियर बनते हैं। जो चीज़ें आप अपने इन्वायरमेंट में देखते हो, सीखते हो, फिर आपके बिहेवियर भी उन्हीं से बनते हैं। उनका ये कहना है बिहेवियरिज्म वालों का, जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है उनका। तो इनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि अगर मतलब ये कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अगर एक इंसान सीखता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही पेरेंट्स के, एक मदर और एक फादर के दो ही बच्चे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बच्चे, उनका सेम इन्वायरमेंट है, आप कंसिडर कर ले कि ट्विन्स है, एक साथ पैदा हुए हैं, एक साथ ही उनकी सारी चीज़ें होती हैं, इवन कि उनका बर्थडे वो भी सेम है, उनके साथ जो उनका एनवायरनमेंट है वही फादर, वही मदर, वही उनकी सोसाइटी, वही उनकी कम्युनिटी, सब सेम है। लेकिन फिर भी जाके वो एक बच्चा दूसरे बच्चे के बिल्कुल जैसा नहीं होता। हम कहते हैं ना कि एक बच्चे घर में भी इस तरह होता है कि हम एक बच्चे को कहते हैं कि ये बड़ा जो है शरीफ बच्चा है, ज़्यादा बातें भी नहीं करता, शरारत भी नहीं करता। दूसरे को हम कहते हैं ये तो बड़ा डाकू है, ये इतना शरारत ये करता है कि बस जो है वो पूछो मत। ये जो आखिर ज़माने का जो दज्जाल हम कहते हैं वो पैदा हुआ है, इस तरह हम बच्चों के लिए कहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा शैतान बच्चे होते हैं। तो फिर इस तरह होता है कि उनकी इन्वायरमेंट तो सेम थी, लेकिन एक बहुत ज़्यादा बदमाश और एक जो है वो शरीफ कैसे निकला फिर। तो इनका ये कहना था, जो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस वाले थे, कि हर एक का अपना माइंड होता है, उनकी अपने सेंसेशन होते हैं, अपने फीलिंग्स होते हैं, उनका एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। दोनों अपनी जगह पे ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स के अब स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस वाले ठीक है या फिर जो बिहेवियरिज्म वाले ठीक है, कि बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं कि एनवायरनमेंट का असर होता है और स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस वाले कहते हैं कि नहीं, इंटरनल जो है वो सेंसेशंस, फीलिंग्स हर एक की अपनी अपनी अलग होती हैं, एक्सपीरियंस, एक्सटर्नल एक्सपीरियंस का उसमें कोई रोल नहीं होता। तो हम सब इनको इकट्ठे लेते हैं, कोई भी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन हम इनको एज ए मिक्स लेते हैं कि ये भी ठीक है कि हमारा अपना मेंटल प्रोसेसेस भी हर एक का अलग अलग होता है। ये भी ठीक है कि हम एनवायरनमेंट से भी सीखते हैं, एक इंसान एनवायरनमेंट से भी सीखता है, एनवायरनमेंट के भी उस पर असर होता है और उसकी कॉन्शियस माइंड भी होती है। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का
इस पे इत्तेफाक इसलिए नहीं बन रहा था कि कॉन्शियसनेस की अगर बात आ जाती थी तो जो एनिमल्स हैं फिर वो एक्सक्लूड हो जाते थे। इस तरह द वर्ड कॉन्शियसनेस डज नॉट इंक्लूड एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर। देखें कि कॉन्शियसनेस की बात आ जाती थी तो एनिमल और ह्यूमन के जो बिहेवियर है, चाहे वो एनिमल बिहेवियर है चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर है, बिहेवियर इसमें फिर बिहेवियर की बात नहीं होती थी कि जो चीज़ें सब यहाँ पे बस कहना था कि जितना भी कंसंट्रेशन जितना भी फोकस था वो सिर्फ मेंटल प्रोसेस पे था, कॉन्शियस माइंड पे था। साइकोलॉजी आल्सो स्टडीज़ अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस। तो साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस होते हैं, जो सबकॉन्शियस प्रोसेस होते हैं यानी प्री कॉन्शियस अनकॉन्शियस, तो इस पे भी स्टडी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्शियस माइंड की स्टडी है। तो इसीलिए फिर ये जो लोग कहते थे कि कॉन्शियसनेस, तो इनकी भी ये जो है वो बिल्कुल सही तरीके से तसव्वुर नहीं की गई, बिल्कुल ठीक तसव्वुर नहीं की गई। इस पर इत्तेफाक फिर नहीं हो सका क्योंकि इसने अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो थिंकिंग है उसको एक्सक्लूड कर दिया था। Therefore, there is sufficient rationale behind the belief that it cannot be called the science of consciousness alone. तो इसीलिए ये एक sufficient rationale है कि साइकोलॉजी के अंदर हम अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड को भी स्टडी करते हैं। तो हम इस तरह नहीं कह सकते हैं कि साइकोलॉजी सिर्फ एलोनली कॉन्शियसनेस की स्टडी है। अच्छा स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर मॉडर्न एरा में क्या कहा गया? स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा गया। स्टडी ऑफ बिहेवियर मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट डिफाइन इट एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर बोथ एनिमल एंड ह्यूमन। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि ये जो साइकोलॉजी है ये साइंस ऑफ बिहेवियर है, साइंस ऑफ बिहेवियर एनिमल्स की भी और ह्यूमंस की भी। तो जब साइंस ऑफ बिहेवियर कहा गया इसको, तो इसमें फिर माइंड भी इंक्लूड होता है क्योंकि साइंस ऑफ बिहेवियर मींस के कौन कौन से मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू बिहेवियर बनती हैं। तो साइंस ऑफ बिहेवियर इसकी एक मॉडर्न डिफिनीशन है। It was Watson, the founder of behaviorist school of thought, who postulated this definition. वेटसन जो कि फाउंडर थे बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स के, उन्होंने ये पोस्टुलेट किया, उन्होंने ये डिफिनीशन जो है रखी। अब ये आपने याद रखनी है कि साइंस ऑफ बिहेवियर कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है उसको बताया या साइंस ऑफ बिहेवियर कहा साइकोलॉजी को, तो वो वेटसन थे। दिस डिफिनीशन इज कम्प्रीहेंसिव in the sense that it identifies behaviors that are overt and can be observed, but this definition also some limitation. अब ये जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स था, इनका ये डिफिनीशन जो है कि साइंस ऑफ बिहेवियर है, तो ये एक कम्प्रीहेंसिव डिफिनीशन है, मोर अंडरस्टैंडेबल है स्टडी ऑफ माइंड या फिर स्टडी ऑफ सोल या फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस से, लेकिन इसके भी कुछ जो है वो लिमिटेशंस हैं। दिस डिफिनीशन टेक बिहेवियर इन ए वेरी नैरो सेंस। इस डिफिनीशन में क्या किया गया है? बिहेवियर को बहुत ज़्यादा नैरो सेंस में लिया गया है, बहुत ही ज़्यादा नैरो सेंस में। यानी एज वेटसन सा इट वाज मियरली स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जो वेटसन थे उन्होंने बिहेवियर को सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स तस्वुर किया हुआ था। वो उनकी सोच ये थी कि ये जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जब आते हैं, उन एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में हम जो शो करते हैं वो हमारा बिहेवियर है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अलावा बिहेवियर नहीं बन सकती, उनकी ये सोच थी। तो बिहेवियर फॉर मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इंक्लूड बोथ द overt बिहेवियर एज वेल एज द मेंटल प्रोसेसेस दैट accompany those बिहेवियर। अब जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट थे तो उनके लिए ये जो साइकोलॉजी है ये क्या है? ये जो साइकोलॉजी है तो इसमें दोनों इंक्लूड है, बिहेवियर भी इंक्लूड है और साथ में उन बिहेवियर को सामने लाने वाले जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस है वो भी इंक्लूड है, दोनों। यानी बिहेवियर जिन मेंटल प्रोसेसेस की वजह से होती हैं वो भी। फॉर एग्ज़ाम्पल द इनर एक्सपीरियंसेस दैट कैरी आउट दोज बिहेवियर। यानी हमारे जो इनर एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से हमारे बिहेवियर बनते हैं, तो वो भी इंक्लूड है मॉडर्न साइकोलॉजी में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख ले एर्लियर स्कूल्स ऑफ थॉट जो कि हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के स्टार्ट से। स्ट्रक्चरलिज्म focused on studying the conscious experience by looking into its individual part or element। यानी स्ट्रक्चरलिज्म का फोकस जो है वो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पे था
कि यानी इंडिविजुअल के जो पार्ट्स होते हैं उसके जो भी होते हैं, यानी एक इंडिविजुअल जो है उसकी जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होती हैं उससे उसको कहा जाता था, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, जो कॉन्शियस माइंड होता है उसको कहा जाता था कि ये साइकोलॉजी है। Structuralism entailed early concept of psychology and primarily used the procedure called introspection, in which the subjects were asked to describe in detail what they were experiencing when they were exposed to stimulus in order to study their mind. ये लोग क्या करते थे, ये जो स्ट्रक्चरलिज्म जो कि एयरली कंसेप्ट थी साइकोलॉजी की, तो इसमें प्राइमरीली बुनियादी तौर पे एक प्रोसीजर यूज़ किया जाता था। उस प्रोसीजर को कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन जो है स्टूडेंट्स, ये नेम आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म जो कि एक एयरली थॉट ऑफ साइकोलॉजी है उसमें कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया जाता था प्राइमरीली, तो ये इंट्रोस्पेक्शन का था। इंट्रोस्पेक्शन में ये किया जाता था कि कोई भी एक्सपीरियंस किसी बंदे को होती थी तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए जाते थे कि इस सिचुएशन के दौरान, इस एक्सपीरियंस के दौरान आपने क्या क्या सीखा, आपके कौन कौन से बिहेवियर थे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर में कोई खुशी का इवेंट होता या फिर किसी के घर में कोई खफगी की, कोई गम की इवेंट होती, तो उनसे ये पूछा जाता कि इस दौरान आपके क्या क्या बिहेवियर थे, आपने क्या किया। ये सारी चीज़ें उनसे पूछते थे, डिटेल में पूछते थे, ताकि इस तरीके से वो स्टडी कर सके कि किस सिचुएशन में कौन सा बिहेवियर जो है वो होता है। और फिर क्या करते थे, वो फिर प्रेडिक्शन करते थे दूसरे लोगों के लिए भी कि ये अगर इस इंसान को ये बिहेवियर, इस सिचुएशन में ये बिहेवियर हुआ है तो दूसरे जो इंसान हैं उनको भी इस सिचुएशन में यही बिहेवियर होगा। फिर फंक्शनलिज्म आई। फंक्शनलिज्म में क्या है, इट इज़ इन अप्रोच दैट कंसनट्रेटेड ऑन व्हाट द माइंड डज। इसमें माइंड के फंक्शन के बारे में, ओनली माइंड जो है वो इसमें इंक्लूड थी कि माइंड, इसमें जो फोकस था वो माइंड पे था कि माइंड क्या करती है, माइंड का क्या काम है, द फंक्शन ऑफ मेंटल एक्टिविटी एंड द रोल ऑफ बिहेवियर इन अलाउिंग पीपल टू अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट। इसमें मेंटल एक्टिविटी के फंक्शंस के किस तरीके से मेंटल एक्टिविटी होती हैं और बिहेवियर का क्या रोल होता है कि लोग अपने इन्वायरमेंट में जो एडॉप्शन करते हैं, चीज़ों के साथ एडजस्ट होते हैं, तो उसमें बिहेवियर का क्या रोल होता है, ये इनका कहना था। दिस स्कूल फाउंडेड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये स्कूल जो है वो फाइंड आउट की थी। ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, अब ये भी एक थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी की, जिसे हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहते हैं। इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। ये कहते हैं, इनका कहना है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वालों का कि जो साइकोलॉजी होती है इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी इंक्लूड है, इसमें बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स भी इंक्लूड है, इसमें जो इंटरनल थॉट्स है वो भी इंक्लूड है, इसमें जो एक्सपीरियंसेस है वो भी इंक्लूड है। देखें, फोकस्ड ऑन स्टडिंग द होल एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन रदर देन ब्रेकिंग इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट। इंडिविजुअल कंपोनेंट में इंसान के एक्सपीरियंसेस को ब्रेक नहीं किया गया गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर। इसमें कहा गया कि इसको, यानी इसमें एक्सपीरियंसेस को एज ए होल लिया गया, ह्यूमन को एज ए होल लिया गया। दे कंसंट्रेटेड ऑन हाउ पीपल कंसीडर्ड इंडिविजुअल एलिमेंट्स एज यूनिट्स आर होल। इनका फोकस इस चीज़ पे था कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट्स मीन्स बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एक्सटर्नल स्टिमुलस पर्सपेक्टिव और जो मेंटल प्रोसेसेस पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें, ये इनको जो है अलग अलग नहीं लिया गया, बल्कि इनकी फोकस इस चीज़ पे थी कि इन सबको एज ए होल लिया जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी है आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इसका पार्ट 2 पढ़ाऊंगी, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा, इसके साथ यूनिट कवर हो जाएगी। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट इस वीडियो लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल ले। मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के जितने भी क्वायरीज है तो उनको मैं सोल्व कर सकूँ। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।